दोस्तों नमस्कार और आप सभी का एक नए और अलग एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। आपको अब ये सेटअप की भी आदत हो गई होगी और हमारे साथ जो मेहमान हैं उनके ही घर पर हम मौजूद हैं। राजू परोड़ेकर सर, आपके ही घर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। आज दर्शकों हम चर्चा कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस में हो क्या रहा है, क्योंकि अगर आपको याद होगा राजू सर, हमने लोकसभा के समय पर एक वीडियो किया था, राइज ऑफ राहुल एंड फॉल ऑफ मोदी। अब उससे आगे बढ़ते हुए अब ऐसा लग रहा है कि क्या इंडिया अलायंस में ही राहुल का फॉल हो रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी अब इंडिया अलायंस को लीड करने की बात कर रहे हैं। यहाँ से शरद पवार की भी बात सामने आ रही है, लालू प्रसाद यादव ने भी एक जनरल स्टेटमेंट दिया है कि वो लीड कर सकती हैं। तो आखिर हो क्या रहा है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? महाराष्ट्र इलेक्शन, पहले हरियाणा इलेक्शन यहाँ हारे, फिर महाराष्ट्र इलेक्शन यहाँ हारे, और अब इंडिया गठबंधन के भीतर ही कई सारी चीज़ें बदलती नजर आ रही हैं। तो दर्शकों चर्चा इसी पर है, किस तरह से आप इस पूरे मुद्दे को देखते हैं? महाराष्ट्र में इलेक्शन हारने के बाद से ये एक नया मामला जो है वो सामने आया है। देखिए, फेयर ग्राउंड पे इलेक्शन तो हुए ही नहीं, क्योंकि फेयर प्ले ग्राउंड इलेक्शन कमीशन ने दिया नहीं। तो हार एक अलग चीज़ है, उसके ऊपर अलग से बात कर सकते हैं, हम बोलेंगे। रही बात इंडिया अलायंस की, तो ये सागरिका घोष का वर्जन है कि ममता को अब शरद पवार ने खुद तो यही ऐसा नहीं कहा कि राहुल की जगह ममता नेतृत्व करे, ऐसा कुछ नहीं कहा है। सही बात। वो लालू जी ने अब आप पूछेंगे ममता दीदी को कि क्या लालू जी नेतृत्व कर सकते हो? बोलेंगे कर सकते हैं, कोई भी नेतृत्व, वो बड़ी नेता है, कर सकते हैं लालू जी, ऐसा बोलेंगे। शरद पवार, हाँ शरद पवार बड़े नेता है, वो नेतृत्व कर सकते हैं। अब ये पूरे गठबंधन में राहुल अलग क्या कर रहे हैं वो हमें देखने की बहुत ज़रूरत है। हालांकि कांग्रेस पार्टी से भी अलग वो अडानी का मामला जो है वो एक अगले स्तर पर ले जा रहे हैं, और वो बहुत ज़रूरी है देश के लिए, क्योंकि अडानी नाभि है मोदी की और बीजेपी की। तो ये मुद्दा बहुत ज़्यादा राहुल ने उसको उठाया है और सही तरीके से और सक्षमता से उठाया है। संसद हालांकि चलने नहीं दे रही है और सारा मीडिया अदानी कर रहा है। अब मोदी कोई बात का किसी विवाद का हिस्सा ही नहीं है। विवाद तो अब अडानी, अब आप देखिए राजस्थान में मोदी को पगड़ी पहनी गई तो मोदी अडानी उठे भी नहीं कुर्सी से, वो भी आपने कैमरा में देखा होगा। तो अब अडानी ऑलमोस्ट ही इज रूलिंग दिस कंट्री एंड ऑलमोस्ट मेनी कंट्रीज, हमारी बाजू वाली, लेकिन वो उधर उनकी डाल गली नहीं। और उन्होंने इतने विस्तार से घोटाले किए कि 10 साल में इतने घोटाले के एक प्रोग्राम में आपको बताना भी मुश्किल है। अब कई लोग ने पूनम अग्रवाल ने कोशिश की कि इलेक्शन का जो घोटाला है उसके मामले में बताएं। 2 हिस्से, 4 हिस्से, 5 हिस्सों में अलग अलग टाइम पे, अलग टाइम फ्रेम में उन्होंने बताया, उसको डिटेल में बताया। ईवीएम में कैसे होता है, या फिर इलेक्शन कमीशन नंबर्स कैसे, कितने बड़ा प्रभाकर परकला ने बताया। लेकिन अडानी का घोटाला देखिए, दुनिया का, इस देश का हर जागरूक पत्रकार और इंटेलेक्चुअल अलग अलग घोटाले बता रहा है। यहाँ तक कि विदेश का भी बता रहा है, यूएस में बता रहा है, स्विट्जरलैंड में बता रहा है, केनिया में बता रहा है, श्रीलंका में बता रहा है। यानी इंटरनेशनल फ्यूजिटिव को भारत ने सहारा दिया है, ऐसा इस लेवल पे गया है। और इसमें हिंदुत्व की कोई बात नहीं, खुद तो वो जैन है। देखिए, जैन लोगों की संख्या कितनी है उससे मतलब नहीं है, वो अलग धर्म है, उसका फायदा उनको हो रहा है, वो अल्पसंख्यक माने जाते हैं, तो अलग धर्म का है, वो हिंदुत्व का कोई मुद्दा ही नहीं है। तो उनके पार्टनर्स जो है चाइनीज हैं और ऑस्ट्रेलियन है, उनके ऑस्ट्रेलियन है, और ये आखाती देशों में से भी मुस्लिम्स हैं। तो बात यह है कि ये पूरा अलग मामला है और राहुल जी ने उसको अच्छी तरह से रखा है। अब इसकी सबसे ज़्यादा तकलीफ किसको है? तो शरद पवार साहब को है। और मैं बार बार ये कहता हूँ और कहता रहूँगा, क्योंकि शरद पवार साहब, आप देखिए कि अडानी के मामले में ममता दीदी के ऊपर आक्षेप लगाने से पहले आप समझिए कि उनकी एक सांसद महुआ मोइत्रा जी, वो लगातार अडानी का मामले में उठाती रही है। उनको बहुत कड़ी सज़ा देने की कोशिश की बीजेपी ने। निशिकांत दुबे जी ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए, फिर सीबीआई ने उनके घर में जाके उनके मफलर की जांच की, और लिपस्टिक वगैरह वो सब मेकअप बॉक्स की जांच की, बहुत ज़्यादा जांच हुई उनकी। फिर उनको जैसे राहुल जी को वैसे महुआ जी को भी लोकसभा से बाहर कर दिया गया, सारी चीज़ें हुई।
फिर भी ममता जी ने उनको टिकट दिया, वो चुन के आई और फिर बात कर रही है। तो इसका मतलब ममता जी ने किसी को रोका नहीं है बात करने से अडानी के खिलाफ, ये बात समझिए। हालांकि जबकि शरद पवार की बात अलग है। आप देखिए, शरद पवार साहब के पार्टी में अडानी के ऊपर कोई बोलता है तो बहुत वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि अब मुझे यकीन है कि जितने मोदी अडानी के लिए सुरक्षित है, उतने ही पवार भी सुरक्षित है। अब ये सागरिका घोष जी का नैरेटिव है जो एएनआई ने छापा है, आप समझिए। इनकी क्रेडिबिलिटी देखिए, हर चीज की क्रेडिबिलिटी किसकी? सागरिका अपनी क्रेडिबिलिटी दांव पे लगी है। वो किसी ममता ने नहीं बोला है कि मैंने, या वो एज ए स्पोक्स पर्सन उन्होंने नहीं बोला है, अथॉरिटी उन्होंने एक बोला कि ममता दीदी को नेतृत्व करना चाहिए। फिर इससे पवार साहब सहमत है। पवार साहब तो किसी को भी सहमत हो सकते हैं सिवाय राहुल के, क्योंकि नहीं, इसकी वजह राहुल अडानी का मुद्दा छोड़ ही नहीं रहा है और ये बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है पवार साहब को। पवार साहब पे हम आते हैं, और एक बात है उसके उनके ऊपर मुझे और भी एक बात करनी है, लेकिन उस पर बाद में आते हैं। अब वो जहां तक लालू जी का सवाल है, लालू जी ने कहा कि हाँ ममता जी नेतृत्व कर सकती हैं, वो राष्ट्रीय नेता है ही। अब इसका मतलब ये नहीं कि ममता राहुल की जगह रिप्लेस करके वो नेतृत्व करेगा। कांग्रेस की जगह, कांग्रेस के 100 सांसद है, आप समझ लीजिए, 101 है सांसद, तो उसका नेता ऑब्वियसली नेता हो जाता है इंडिया गठबंधन का। हाँ, अलग पार्टी, यानी मैं मानता हूं कि आज नहीं तो कल पवार साहब इंडिया गठबंधन में रह के बीजेपी को मदद कर सकती है, या बीजेपी में सीधा वो एनडीए अपना जो एनडीए गठबंधन है उसमें जा सकते हैं, क्योंकि अडानी का मामला उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि वो अडानी के मामले पे कुछ भी नहीं बोलते, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर तो ये विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा हुआ, अजित पवार को फायदा हुआ, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को हुआ, शरद पवार को नहीं हुआ। मैं आपको एक बात बहुत ज्यादा नुकसान, देखिए मैं बताता हूँ, शरद पवार जी का मतलब क्या है। शरद पवार जी की जो पार्टी थी उनके लोग, है ना, खुद शरद पवार जी, सुप्रिया जी, है ना, शरद पवार जी राज्यसभा सांसद रहे। अब ये टूटने के बाद क्या हुआ मैं बताता हूँ। शरद पवार राज्यसभा के सांसद रहे, प्रफुल्ल पटेल राज्यसभा सांसद हो गए, जबकि उनके पीछे ईडी लगी थी, उनके ऊपर ये आँच आई थी, पूरी उनकी संपत्ति का वो हो गया था, संपत्ति को ईडी ने जब्त कर लिया था, वो छुड़वा दी गई। फिर अजित दादा पवार चुन के आए, वो उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और बन चुके हैं, 1000 करोड़ उनका, और उनका 1000 करोड़ क्लियर हो गया। फिर सुनेत्रा पवार जो राजनीति में थी नहीं, वो भी सांसद बन गई। फिर रोहित पवार वहां पर चुन के आए, जहां बीजेपी का आदमी भी बोल रहा है कि यार इलेक्शन फेयर नहीं हुए, और अजीत दादा उधर भाषण करने नहीं गए, इसलिए आया, इसलिए करके बाद में वो पैर भी उनके छुए उन्होंने। और आप देखिए, हाँ, और जितने शरद पवार साहब के सांसद नहीं, उनके विधायक थे, वो अब मंत्री बनने जा रहे हैं, जो मंत्री थे जो अजित पवार के साथ है। तो कुल मिलाकर शरद पवार ने अपने गढ़ का नुकसान से फायदे में बदल दिया। उनकी पार्टी स्प्लिट हुई, और हुआ क्या देखिए, उनको नुकसान क्या हुआ। तो शरद पवार तो एमपी थे ही, राज्यसभा में थे ही, तो थे। सुप्रिया जी चुन के आई, सुनेत्रा जी हार गई, लेकिन वो पिछले दरवाजे से राज्यसभा से ऊपर वाले उसमें सांसद बन गई। फिर प्रफुल्ल पटेल के केसेस सब उठ गए और उनको सांसद बना दिया गया। फिर अजीत दादा फिर उप मुख्यमंत्री बने, सारे मंत्री फिर से मंत्री बनेंगे अब महायुति में जाकर, जो शरद पवार खुद को दाग नहीं लगाना देना चाहते हैं। तो वैसे भी सुप्रिया जी महाराष्ट्र में थी नहीं, तो उनको देश में सांसद ही बनना था, वो हाउस में ही जाना था, तो वो हाउस में गई, और ऊपर से सुनेत्रा जी भी हाउस में गई, और अब पार्थ और जय पवार का रास्ता क्लियर हो गया, रोहित भी चुन के आ गया। तो बात यह है कि आप जब शरद पवार की पार्टी की बात करते हैं, तो और कौन है शरद पवार को? शरद पवार साहब के साथ जो भी जमींदार या सामंतवादी नेता थे, वो सारे अजीत दादा के पास साथ गए और वो मंत्री बन जाएंगे, आप शपथ देखते रहिए। तो बात यह है कि शरद पवार का नुकसान हुआ ऐसा आप अगर कहते हैं, तो कौन सा नुकसान हुआ? उद्धव का नुकसान आप दिखा सकते हैं, शरद पवार साहब का कोई नुकसान नहीं हुआ। आप गलतफहमी में हैं। आप एक दिन जग जाइए और सोचिए कि शरद पवार साहब का वाकई नुकसान हुआ, तो आप देखिए, कागज पे लिखिए कौन मंत्री था, कौन, और किसके पीछे ईडी लगी थी, किसके पीछे, सब सारा लिख दीजिए। सबसे सलामत अगर कोई है तो शरद पवार साहब के खेमे में जो लोग थे वो है आज की तारीख में। नवाब मलिक, बारसाना मलिक विधायक बन गए, उसने वो अपने फहद को हराया, वो भी आखिरी 2 राउंड में।
उसमें बैटरी 99% थी उस ईवीएम में, तो उसका कोई स्पष्ट नहीं किया गया उसके ऊपर फाद को कोई सपोर्ट भी नहीं मिला ज़्यादा पार्टी की तरफ से, इसलिए उसने आखिर 5 साल के लिए अपनी हार मान ली। तो ये बात है कि शरद पवार का नुकसान क्या हुआ? नुकसान आप बताइए, मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। प्रफुल्ल पटेल सांसद बन गए जो जेल में जाने वाले थे, वहाँ अजीत दादा के ऊपर 1000 करोड़ का नुकसान होने वाला था, फायदा हो गया और उप मुख्यमंत्री भी बन गए। उनकी पत्नी सुनेत्रा जी वो हार गई, वो राज्यसभा गई। फिर रोहित तो थे ही, चुन के आए फिर से, उनको हार जो यानी वो बीजेपी का कैंडिडेट वहां का चिल्ला रहा है यार मैं हारा नहीं हूं करके, तो वो गया। फिर आप देखिए कि जितने भी शरद पवार साहब के विधायक पहले थे और मंत्री थे, वो फिर से मंत्री बनने जा रहे हैं। और दादा हमेशा के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, वो उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ऊपर से उन्होंने 1000 करोड़ लिक्विडेट, अरे 1000 करोड़ आप और हमको दोनों को बांट के दे देना तो भी हम खुशी खुशी ले लेंगे, उसका आधा भी, उसका भी आधा चलेगा, चलो। तो आप ये समझिए कि किसका, पवार साहब का क्या नुकसान हुआ? देखिए सारा सौदा फायदे का है उनके लिए, बस उनका एक ही सौदा नहीं हो पा रहा है, वो अडानी का है, और वो राहुल की वजह से वो अडानी को बचा नहीं पा रहे हैं, और उसकी वजह में मुझे नहीं मालूम, और वो लोग ढूंढ निकाले। लेकिन सर महाराष्ट्र में अदानी को विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था। इंडिया गठबंधन पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के तार हम क्योंकि अदानी से जुड़े हैं, उसी पर यह चर्चा की शुरुआत हुई। तो महाराष्ट्र में तो उद्धव ठाकरे ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था, धारावी से टेंडर रद्द करने की बात की, राहुल गांधी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। क्या जनता तक ये मुद्दा नहीं पहुंचा है? क्या जमीनी स्तर पर इसका असर नहीं देखने मिला है? ये एक गलत नैरेटिव मीडिया, गोदी मीडिया फैला रही है, ऐसा जनता तक पर। अडानी का मुद्दा गांव-गांव घर-घर पहुंचा है और राहुल इसमें कामयाब हुआ। आज ध्रुव राठी जी का भी एक वीडियो आया है, वो 1 घंटे में 1 मिलियन लोगों ने देखा, समझ लीजिए आप। और अडानी के घोटाले सारी दुनिया में पहुंच गए हैं। आप समझिए कि इतने सारे देश जिसमें भी लिप्त हैं, यानी इसमें इस घोटाले में कौन है? यूएस में एक मुकदमा चल रहा है, स्विट्जरलैंड में मुकदमा का वो चौंकाने वाला फैसले भी आ गए, केन्या में फैसला आ चुका है उनके खिलाफ है, श्रीलंका में बहुत बड़ी क्रांति हुई वो उनकी वजह से, बांग्लादेश में हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया में हो चुका है उनके खिलाफ मुकदमा। आप पूरे देश में आज अडानी का पतन का मतलब भारत की आज़ादी है, ये पहुंच गया है। आप ये इलेक्शन के माध्यम से अगर इसको देखना चाहेंगे तो ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर था कहाँ? और अगर अडानी इंपॉर्टेंट नहीं है तो शपथ लेने के बाद, लोगों को मिलने से पहले, मंत्रियों की शपथ होने से पहले 1.5 घंटा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र पहले अडानी को मिले। तो अडानी इंपॉर्टेंट मुद्दा अगर नहीं होता तो 1.5 घंटा क्यों मिलते उनको? और दोनों में आपस में बातचीत हुई। तो अब इतना इमीडिएट प्रायोरिटी और अर्जेंसी अगर बीजेपी की है, सिर्फ फडणवीस नहीं, हर बीजेपी का मुख्यमंत्री, और हो सकता है हर कांग्रेस का भी मुख्यमंत्री, आप समझिए कांग्रेस में कम नहीं है लोग जी। जो सत्ता में थे, उन्होंने बघेल साहब थे या गहलोत साहब थे, रेवंत रेड्डी, उन्होंने चेक वापस दे दिया, लेकिन इनकी सारे लोगों की प्रायोरिटी अडानी है। तो आप ये समझिए कि ये एक जो सागरिका घोष द्वारा जो एक खेला गया है स्ट्राइकर, वो इसलिए खेला गया है कि देख रहे हैं इसमें पवार साहब का 100% हाँ होगी किसी और को बनाने में, क्योंकि किसी और को अच्छी तरह से वो कन्विंस कर सकते हैं कि अडानी कोई मुद्दा नहीं है। आप बात करिए पवार साहब से जाके, आप खुल के बात कीजिए, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, आप सुप्रिया जी से बात कीजिए। अरे अडानी कोई मुद्दा नहीं है, एक लोग कॉन्सफर, अरे यार ऑन पेपर ब्लैक एंड व्हाइट में हर देश में मुद्दा है, आप क्या बात कर रहे हैं? मुद्दा नहीं है वो, उनके लिए कंफर्टेबल मुद्दा नहीं है। और दूसरी एक गलत फहमी आप पाल के बैठे कि पवार साहब का स्प्लिट से नुकसान हुआ। तो मैंने आपको ऑन पेपर दिखाया कि क्या नुकसान हुआ। आप बताइए मुझे पवार साहब का इस इलेक्शन के बाद में नुकसान क्या हुआ? जो मंत्री थे वो मंत्री बन गए, जो सीटें थी वो आ गई, जो लोग बनने थे वो बने। पवार साहब की फैमिली में एक सांसद और बन गए, बराबर ना। और दादा अगर पवार साहब के साथ रहते तो आज उप मुख्यमंत्री नहीं बनते, तो बन गए। अब वो सारे मंत्री जो पवार साहब ने मंत्री बनाया था वो उधर जाके मंत्री बनेंगे। और आपको क्या लगता है वो पवार साहब को मानेंगे नहीं? अगर पवार साहब फोन करके कुछ बोले तो वो करेंगे नहीं? क्या लगता है आपको? नहीं लगेगा। तो पवार साहब का नुकसान क्या हुआ? क्योंकि अब इंडिया गठबंधन की हम बात कर रहे हैं तो एक तो ये एनसीपी का मुद्दा है, दूसरी तरफ लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि जैसे कांग्रेस और टीएमसी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया गठबंधन में, लेकिन वो साथ में चुनाव नहीं लड़ते हैं।
ममता बनर्जी के ओर से तमाम मुद्दे हैं। आज जब हम बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस के साथ वो नहीं लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं हर तरह से कांग्रेस को ही के साथ यानी एक कोalition हाँ नहीं लड़ेंगे वो, और अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं से भी देखा जाएगा तो कांग्रेस को ही एक तरीके से विलेनाइज किया जा रहा है। इसे आप किस तरह से? वो राहुल के नेतृत्व है इसलिए, और राहुल बहुत ही सक्षम नेतृत्व है, और उन्होंने जो अडानी का मुद्दा पकड़ा है वो बहुत रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, और काउंटडाउन शुरू हो गया है इस सरकार का। इसलिए अडानी सारे खेल खेलेगा, सारी कोशिशें करेगा, जो हो सकता है वो सब करेगा वो। आप समझिए कि इतना बड़ा दांव है ये कि देखिए, रावण अपनी नाभि छोड़कर कुछ भी नहीं छुपाता। ये हमारे पूर्वजों ने जो महाकाव्य लिखे हैं उनको हम भगवान मान के गलत कर रहे हैं। वो महाकाव्य से एक मॉरल ऑफ द स्टोरी होती है, तो एक मॉरल, कई मॉरल ऑफ द स्टोरीज निकलती हैं, लेकिन एक मॉरल ऑफ द स्टोरी रामायण की है कि रावण कभी भी अपनी नाभि नहीं दिखाना चाहता, है ना, और वो बचाना चाहता है। तो अडानी को बचाने के लिए बीजेपी आगे क्यों आ रही है? हर्षद मेहता के लिए कांग्रेस नहीं है, केतन पारेख के लिए कांग्रेस नहीं है, इतने सारे जालसाज और इतने सारे फरेबी लोग और उद्योगपति अंदर गए, तो कभी कांग्रेस या कोalition गवर्नमेंट थी, एनडीए भी थी, तो कोई आगे नहीं आया। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जो दुनिया भर में इनके ऊपर केसेस हो रहे हैं, दुनिया भर में आरोप हो रहे हैं, दुनिया भर में कोर्ट में जा रहे हैं मैटर, दुनिया भर में क्रिमिनलाइज्ड क्रिमिनल फ्रॉडुलेंट है ये माना जा रहा है। और हमारे देश में सारा सत्ता पक्ष और उनके कुछ साथी और विपक्ष में भी कई लोग इसको बचाने के लिए क्यों आगे आ रहे हैं। तो बात ये समझिए कि कोऑर्डिनेशन ना होने का मतलब ये नहीं है कि गलत है। आप पहली बात समझिए। दूसरा, आप इलेक्शन का रिजल्ट और उसके परिप्रेक्ष्य में इसको देखने की कोशिश मत करें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन का रिजल्ट ये दोनों फेयर प्ले नहीं है। इसमें अब ईवीएम तो एक अलग कंपोनेंट है, लेकिन फेयर प्ले बेसिक नहीं है। आप कुछ भी जाके बोलते हैं मुसलमानों के खिलाफ, कुछ भी मस्जिद के सामने बाण चलाने की वो करते हैं, फिर भी इलेक्शन कमीशन उसको नोट नहीं करता और आपको 6 साल के लिए बाहर नहीं करता इलेक्टोरल प्रोसेस से, तो वो फेयर प्ले है ही नहीं। कांग्रेस के किसी ने नहीं किया, जब विपक्ष के किसी ने ये बात नहीं कही। हम लोग बाकी पवार साहब की पार्टी को कुछ भी कह सकते हैं, पवार साहब को, लेकिन ये नहीं किया उन्होंने कभी। तो बात ये, इवन अजीत दादा ने भी नहीं किया, आप देखा होगा, उन्होंने उल्टा बोल दिया कि ये गलत है, ये गलत है, और हमारा कोई हिंदू मुस्लिम को वो नहीं है, बटोगे गलत है। हाँ, ये बटोगे का मेरा मुद्दा ही नहीं है। तो बात यह है कि ये सारी चीजें सिर्फ अडानी के लिए हुई। और वैसे भी फडणवीस साहब हो या मोदी साहब हो या भागवत जी हो, सब अरब कंट्री में जाके वो शेखों से गले मिलते हैं, तो वो मुसलमान है, वो भी सुन्नी है, तो उनको क्या प्रॉब्लम है। और सारे भक्त लोग यहाँ के मटन वालों का और उनका जैन लोग वे बहिष्कार करते हैं, लेकिन अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालते वक्त या डीजल डालते वक्त ये सोचते नहीं कि मुसलमान की तरफ से आ रहा है ना। और वहाँ पर खाड़ी देशों में हमारे कितने सारे लोग काम करते हैं, वहाँ से पेट्रोल डॉलर्स हमारे देश में आते हैं, जिससे हमारा पर कैपिटा इनकम सुधरता है और जीडीपी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। उसके लिए हम क्या हमको वापस बुलाएंगे अगर हिंदू राष्ट्र बनाना? ये सब झूठ है। ये अडानी मामला है, उस पर आप फोकस करो, सारा इनका धाराशाही हो जाएगा। हाँ। और आपको मैं सिर्फ बताता हूँ, बीजेपी और मोदी शाह नहीं, इसमें वो भी धाराशाही हो जाएंगे जो करप्ट पॉलिटिशियन है, जो सालों से और दशकों से इस देश को लूट रहे हैं। क्योंकि अडानी की जो बरकत है और अडानी का राइज है, वो देखकर कई पॉलिटिशियन ने वहीं पैसे लगाए हैं। तो उसका पतन एक मोदी साहब ने आने से पहले 2014 से पहले कहा था कि मैं काला धन वो करूंगा, उन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया वगैरह। वो डिमोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ा अपराध था, मैं मानता हूँ, लेकिन वाकई अगर उन्होंने काला धन दिखाया है तो हमको अडानी को दिखाकर दिखाया है। और वो लगता है मुझे कि एक 6 महीने में वो सारा काला धन गायब करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन यही अडानी मुद्दे को लेकर आपको लगता नहीं इंडिया गठबंधन में आगे आकर मतभेद बढ़ेंगे, विपक्ष को और भी कमजोर दिखाने की कोशिश दिखाई जाएगी? गोदी मीडिया तो दिखा ही रहा है, बाकी जगहों पर एक ऐसे बयान आएंगे अलग अलग, देखिए तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा ना। देखिए, मैं एक बात मानता हूँ, मैंने महुआ में मैडम की बात की आपको, जो टीएमसी की हैं, तो मुझे पर्सनली आप पूछो तो ममता क्या नेतृत्व करना चाहिए नहीं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। अगर
अडानी, और उनको पूरे देश में एक्सेप्टेंस है, ये बात साबित होनी चाहिए। तो ममता काबिल है, इसमें कोई शक ही नहीं। ममता जी, आपको मालूम नहीं होगा लेकिन ममता जी इस्लामिक स्टडीज की स्कॉलर हैं। ममता जी बहुत पढ़ी लिखी व्यक्ति हैं, खुद कविताएं लिखती हैं, चित्र बनाती हैं, और सबसे बड़ी बात वो बहुत सालों तक कांग्रेस में रही है। वो कांग्रेस में राजीव जी की बाद वो कांग्रेस छोड़कर चली गई, और वो भी वो उनका लोकल पॉलिटिक्स होता है ना, वैसे था, इसलिए वो चली गई। तो बाद में जो ममता जी का इम्पल्सिव नेचर है, जो जिसे हम कहते हैं तू तड़ाक बात करना किसी से, वो तो हर व्यक्ति का होता है ना। मेरा भी एक नेचर है, आपका भी एक नेचर, लेकिन उनको दो चीजें, एक अडानी पे अपना स्टैंड और दूसरा पूरे देश में एक्सेप्टेंस। ये जो कोई प्रूव करेगा उसको इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए मुझे नहीं लगता राहुल जी भी मना करेंगे। लेकिन मैं आपको वही कह रहा था कि आपने लेकिन राहुल जी छोड़कर किसी अन्य को ये है नहीं। मैं उसी पे आ रहा था, क्योंकि आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ये मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। राहुल गांधी उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को तो नुकसान हो रहा है, वो किसी भी तरह से हो। आपने हरियाणा में देखा, आपने महाराष्ट्र जैसे एक बड़े राज्य को खो दिया, जो इकोनॉमिक कैपिटल है, जहां पर शायद अदानी की सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अभी के समय पर, एयरपोर्ट से लेकर तमाम चीज़ें। ये इलेक्शन महाराष्ट्र का छीना गया इलेक्शन है, लेकिन इसका नुकसान तो हुआ, और उसको लेकर भी तो सर कुछ हो नहीं रहा। हम लगातार बात कर रहे हैं, उसके ऊपर हम एपिसोड अलग करेंगे। हाँ, हम कर ही रहे हैं। हम लोगों को ये बताते कि हम उसके ऊपर इलेक्शन के ऊपर अलग एपिसोड करेंगे। लेकिन सोहित, मैं बताता हूं तुमको कि तुम नुकसान की बात कर रहे हो। कोई भी लड़ाई मुफ्त में नहीं आती ना, उसमें नुकसान होता है पहले, फिर फायदा होता है। अब 12 साल, अब वो आप कहो कि फॉरेन सपोर्टेड, ये अमेरिका सपोर्टेड, ये वो 12 साल तक लड़ते रहे हैं सीरिया में। असद का आखिर में फॉल हो गया, वो भाग गए रशिया। तो 12 साल में पूरा सीरिया तबाह हो गया। अब ये आपको तय करना है कि आपको तानाशाह जो जेलों में लोगों की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को और लोगों के बीच के जो पत्रकार है, इंटेलेक्चुअल्स है, और मुसलमानों को बर्बरता से बिहेव करके अंदर डालता है या लिंचिंग हो रहा है उनका, तो ऐसा तानाशाह चाहिए या आपको लड़कर अपनी आज़ादी वापस ले? तो कोई भी जो देश का सम्मान करता है, देश की संप्रभुता का सम्मान करता है, तिरंगे से प्यार करता है, वो हमेशा ये मानेगा कि अब मेरा देश महान है, अडानी से ज़्यादा बड़ा है, और मैं उसके लिए लड़ूंगा, उसकी मेरी आज़ादी। देश का मतलब क्या है? देश की जनता, वी द पीपल, वी द सॉवरन पीपल ऑफ इंडिया। तो हमारी आज़ादी के लिए अडानी के ऐसे 10 अडानी के साथ लड़ना पड़े चाहिए, और उसका नुकसान, खामियाजा जो है भुगतना चाहिए। वो अगर राहुल कर रहे हैं तो फक्र है मुझे उन पर। लेकिन क्या ये लड़ाई सक्सेसफुल नजर आ रही है आपको? क्या इसका कोई रिजल्ट? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, ये बात जिसने कही है वो बहुत ही गलत आदमी है, लेकिन बात सही कही है। ये मुसोलिनी ने कही है बात। उन्होंने क्या कहा, लेकिन वो उस दौर में कहा जब हिटलर का उदय नहीं हुआ था, तब मुसोलिनी थोड़ा एक्सेप्टेबल था, यानी इवन ब्रिटेन को भी। तो वॉर तो मुसोलिनी ने शुरू नहीं किया, बाद में वो मुसोलिनी को समझ में आया कि ये वॉर करके हम इथियोपिया वगैरह ले सकते हैं, अदीस अबाबा, तो फिर वो हिटलर की वजह से सारी चीज़ें होने लगी। लेकिन बेसिकली वो फैसिस्ट था, उसका समर्थन किया नहीं जा सकता, और उसने जो किया उसका भी समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन उसने एक बात कही, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मूलतः पत्रकार था, तो हिटलर पत्रकार नहीं था। तो बात ये कही थी उसने कि कोई भी लड़ाई लोगों को प्यारी नहीं लगती, अपनी पार्टी के लोगों को भी प्यारी लगती, वो जीतने के बाद प्यारी हो जाती। तो आपने जो पूछा ना, राहुल की लड़ाई ये जो है, वो जब तक जीतेंगे नहीं ना, तब तक आपको प्यारी नहीं होगी। उसके बाद उसका इतिहास लिखा जाएगा। गांधी जी 1940 तक, आपको क्या लगता है 7% पीपल लोग उनके साथ थे, 7% लोग बस देश के, बाकी लोग ऐसे ही आज की तरह ही गाने सुन रहे थे, मज़े कर रहे थे, क्लब में जा रहे थे, हीरोज़ अपना फिल्में बना रहे थे, यानी वो आखिरी दशक में, और नाटक वाले नाटक कर रहे थे। वो जो चेतना है वो गांधी जी ने भरी धीरे धीरे 7% यानी नमक का सत्याग्रह जब हुआ तो एक्टिवली उनके साथ 7% लोग थे। अब पैसिवली होने का कोई मतलब नहीं होता लड़ाई में, आप पैसिवली मैं आपके साथ हूँ आप जाके लड़ो, ये कोई बात नहीं होती है ना।
तो पैसिवली ज्यादा होंगे, लेकिन पैसिवली बात कोई लड़ाई होने के बाद वो नहीं होती। इधर राहुल जी की जंग जो अडानी के संग हो रही है वो पॉपुलर हो जाएगी जीतने के बाद, और वो तब आपको पता चलेगा कि अडानी ने इस देश का, मोदी अडानी ने मिलकर कितना नुकसान किया। ये ठीक वैसे ही जैसा जब अडानी के खिलाफ यूएस का वारंट आया था, तब हमारे ही पुराना एपिसोड के कुछ क्लिप्स वायरल हो रहे थे और लोग उसको शेयर कर रहे थे कि ये हमने कहा था। तो तब तो लोग ऐसे कहते हैं हमें कि अरे आप कितना करते हो, लेकिन शायद आगे जाकर जब इसका परिणाम दिखेगा तब उनको समझ में भी आए। देखिए, हमें ये राहुल जी की ये बात मुझे सबसे अच्छी लगती है, यानी उनमें एक मनुष्य है, गुण और दोष तो होते हैं, लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो बात यह है कि वो फल की अपेक्षा नहीं करते, वो बीज बोते जाते हैं। दूसरा क्या कहता है, मुझे बुरा कहता है, भला कहता है, और मानवता और मोहब्बत उसको जितना फैला सकते हैं उतना उसका दायरा फैलाने की कोशिश करते हैं। अब क्या है कि उनका ही सो अनफॉर्चुनेट कि एक ही वक्त उनको इतने फ्रंट्स पर लड़ाई करनी पड़ रही है, तो स्वाभाविक रूप से हर लड़ाई की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई उनको अब समझ में आया होगा, और मुझे लगता है मेरे कहने की से नहीं, लेकिन उनको पहले से मालूम है कि अडानी के खिलाफ है, और वो लड़ रहे हैं। तब तक मुझे देश में आशा दिख रही है, और मुझे देश के हर व्यक्ति को ये कहना है कि आपका कॉमन अगर एनिमी कोई है तो अडानी। लेकिन आप देखिए ना सर, ये हम बात करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन सेबी वाला मामला सामने आया, तमाम मामले सामने आए, हुआ तो कुछ नहीं, यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कहीं पर कुछ नहीं। हम विदेश में इसी को तानाशाह कहते हैं। हाँ। तानाशाही में जो तानाशाह है उसका पर्स होल्डर होता है या तानाशाह का गुरु होता है। जैसे पुतिन के गुरु है अलेक्जेंडर डुगिन, वो कुछ भी लिखते हैं ट्विटर पे, हाई इंटेलिजेंट, इसमें कोई शक नहीं। मैं उनका सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल से पढ़ी है, और खैर वो ठीक है, लेकिन बात यह है कि अब वो जो भी लिखते हैं वो इतना पैशनेटली लिखते कुछ भी, यानी जैसे उन्होंने उस दिन लिखा था कि टर्की का कोई अब खैर नहीं, क्योंकि उन्होंने रशिया का साथ नहीं दिया वगैरह, तो फिर बाद में उन्होंने उसको डाइल्यूट कर दिया, लेकिन दुनिया भर में खबर हो गई कि खबरें आ गई कि अलेक्जेंडर डुगिन ये कहते, और वहीं पे लोगों ने उनको समझाया कि आप ये इस तरह से नहीं, आपका दोस्त ना होने से कोई दुश्मन नहीं बनता, पहले ही कम दुश्मन नहीं है, ज़्यादा दुश्मन मत बनाएंगे। तो खैर, तो बात ये है कि ये जो है हम लोग कर रहे हैं इस मामले में कि अडानी के मामले में जो सारी चीज़ें हो रही है वो राहुल के पक्ष में नहीं होगी। तो लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा कि पहुंच रहा है, आपको लगता है धीरे धीरे इसका असर आने वाले समय में देखने मिलेगा? क्योंकि हो ये रहा है कि एक तरफ जैसे आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ये मुद्दे को बहुत अच्छे से उठा, लेकिन टीवी पर चल रहा कैसा है कि इंडिया गठबंधन में जो मतभेद हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं, और वो है ना, आपको ये तो मानना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन नाम की कोई चीज़ नहीं विपक्ष में। पहली बात, विपक्ष में प्रॉब्लम क्या है मैं बताऊँ, उसके हर एक की प्रायोरिटी अलग है। अब अरविंद केजरीवाल की प्रायोरिटी सत्ता में बने रहने की है। उनका हाल में कल या परसों मैंने उनका घर देखा, एक वो अब आलिशान महल देखकर ही मैं दंग रह गया। वो ट्विटर पे यानी उसका वीडियो आया है, मिस कौर किसी नाम के हैंडल ने डाला है। तो उन्होंने जो सादगी की बातें की थी वो सब झूठ और भ्रामक थी। दूसरी बात ये है कि अरविंद केजरीवाल पर्सनल लेवल पे उनकी मोदी और शाह से कोई दुश्मनी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल उनकी चाल चलन जो है आइडियोलॉजिकल और अपॉर्चुनिज्म, वो सारा मेल खाता है आरएसएस बीजेपी से, राइट विंग से, तो ब्राह्मण बनियावाद से। तो उनके लिए रास्ता कठिन नहीं है। दिल्ली की चुनाव वो अकेला लड़ना चाहते हैं क्योंकि अकेले जीते हैं वो, और वो स्वाभाविक है, कोई भी अकेला जीता। कांग्रेस अकेले जीती तो क्या केजरीवाल को साथ में लेती? नहीं लेती। अब कांग्रेस की ये गलती है कि कांग्रेस जब अकेली जीतती थी तब केजरीवाल को साथ में लेके लड़ी, लेकिन वो तो कांग्रेस का अंदरूनी प्रॉब्लम है ही, वो उसके ऊपर हमने बहुत सारे एपिसोड किए, चाहे तो अलग भी कर सकते हैं। लेकिन ये बात जो है कि हम लोग इसके ऊपर सोच रहे कि अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, कांग्रेस, फिर शरद पवार, एक तो उनकी प्रायोरिटीज ही अलग है। तो कोऑर्डिनेशन एक लिमिट तक ही होगा, ये समझ लीजिए आप। अब ये सबसे पहले इसकी परीक्षा तब होगी जब अब
चेयर राज्यसभा के खिलाफ जगदीश धनखड़ साहब के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, उसका जब वोटिंग होगा तब आपको पहले पता चलेगा कि विपक्ष में एक्चुअली है कौन और सत्ता पक्ष में एक्चुअली कौन है। लेकिन अब देखिए ना, ये इंडिया गठबंधन जिसे बनाया गया था वो लोकसभा चुनाव से पहले मोदी और एनडीए को एक चैलेंज के तौर पर बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं लगता कि आइडियोलॉजिकली ये साथ में है। सीपीआईएम के अपने अलग इश्यूज़ हैं, केरल में आप चले जाओगे तो अलग इश्यूज़ हैं, बंगाल में चले जाओगे अलग इश्यूज़ हैं, महाराष्ट्र में तो अब उद्धव ठाकरे के करीबी है नार्वेकर साहब, वो तो बाबरी मस्जिद ढहाने का श्रेय लेते हुए फिर से नज़र आ रहे हैं, तो ये फिर से हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं। तो कोर आइडियोलॉजी इनके बीच में बची नहीं है क्या, ये एक सवाल। या आप ये मान के चलें कि ये लोकसभा से पहले एनडीए के खिलाफ एक ऑप्शन के तौर पर लाया गया था, इंडिया गठबंधन चुनाव से चुनाव तक साथ में है, आइडियोलॉजिकली नहीं। देखिए, तानाशाह के खिलाफ होने का मतलब ये नहीं कि आप सभी एक ही फ्रंट पे लड़ो। कोई चुनाव के फ्रंट पे लड़ सकता है, कोई अडानी के फ्रंट पे लड़ सकता है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ लड़ सकता है। तो रावण दशानन के 10 चेहरे होते हैं, आप एक चेहरा पकड़ के चलिए, विपक्ष की एक पार्टी एक चेहरा पकड़ के चली तो अंततः नाभि को पकड़ के रखे हैं ना राहुल। तो टेंशन मत लीजिए आप। लेकिन वो लगता है वो सक्सेसफुल होगा, ये एक बड़ा सवाल। आप रही बात सक्सेस की, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आपको वेट करना पड़ता है। सक्सेस और फेल्यूर किस चीज़ को कहते हैं? पहली बात, आपको क्या लगता है कि चंद्रचूड़ एक सक्सेसफुल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे? नहीं, क्यों नहीं? वो अच्छे से चीफ जस्टिस बने, उन्होंने टेन्योर पूरा किया और कार्यकाल अच्छे ऑब्जर्वेशन दिए, अच्छे भाषण करते हैं, आज भी इतने पढ़े लिखे हैं और फिर रिटायर हो गए। उनको एक भी दाग नहीं लगा उनके दामन पे। यानी हम कुछ भी कहें, आप कुछ भी कहें, लेकिन ऑफिशियली कुछ हुआ नहीं। गोगोई साहब तो बाद में एमपी हो गए, तो उसको सक्सेस कहते हैं क्या आप? या मैं ये कहता हूँ कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने लड़ाई की इस मामले में, जैसे कि जस्टिस लोया, और उनकी मृत्यु हुई, उसके बारे में कोई बात भी करना नहीं चाहता। जहाँ तक वो एक सीबीआई जज थे, लेकिन उनका सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ तहकीकात नहीं की ठीक से उनके मृत्यु के बारे में। उसके ऊपर किताबें आई, उसको गंभीरता से नहीं लिया गया। तो मुझे ये पूछना है कि इतिहास में सक्सेसफुल किसको माना जाएगा, चंद्रचूड़ को या लोया को? लोया छोटे थे बहुत, चंद्रचूड़ बहुत बड़े आदमी थे, हैं, लोया थे। इतिहास लिखेंगे तब आप 50 साल बाद सोचिए, इस देश में तस्वीर लगाने का समय आ गया न्याय की। तो मैं आपको बताता हूँ कि राम शास्त्री के बारे में महाराष्ट्र में कहते हैं, चंद्रचूड़ साहब अच्छी तरह से उनका नाम जानते होंगे। तो उनको पेशवा ने कहा कि मैं पूजा कर रहा हूँ, तो कुछ न्याय का मामला था, तो उन्होंने कहा अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आप और हम दोनों यहाँ से उठते हैं, मैं अपनी गद्दी छोड़ता हूँ, आप अपनी गद्दी छोड़िए, हम काशी जाते हैं। लेकिन ये दरबार का समय है, आपको पूजा करने की अनुमति नहीं है। फिर वो जब राघोबा की बारी आई, जब नारायण राव पेशवे का खून हो गया होगा, तब उन्होंने कहा कि अगर मृत्यु हुई है पेशवा की तो उसका सज़ा तो मृत्युदंड है, दूसरी कोई सज़ा नहीं है उस टाइम के हिसाब से। और वो चले गए, निकल गए अपनी, उन्होंने अपना जो ये था जजमेंट था वो बदला नहीं, इसलिए वो राम शास्त्री का आज भी नाम लेते जब न्याय जस्टिस। अब जुडिशियल इंटेलेक्ट, जुडिशियल कैरेक्टर और जुडिशियल इंटीग्रिटी, ये तीनों लोया में ज़्यादा दिखती हैं या चंद्रचूड़ साहब में ज़्यादा दिखती है आपको? ये इतिहास में सक्सेस और फेल्यूर में माना गया। तो उमर खलीद को देखिए आप, जिस तरह से कोर्ट में, तो किसमें आपको दिखता है? या वो जो लोया ने अमित शाह को कटघरे में बुलाया जबकि सत्ता थी उनके हाथ में। तो आप ये सक्सेस का परिमाण जो है वो कैसे लगाएंगे? वो इतिहास लिखा जाएगा तब पता चलेगा। फिर भी, और मैं आपको बताता हूँ, आज मोदी जी का नाम स्टेडियम को दिया जाता है वगैरह, क्यों करते हैं वो? ये सब मेरे बाद मेरा नाम रही इसलिए वो चाहते हैं ना, वो भी। और फिर महाराष्ट्र के सभापति राहुल नार्वेकर कहते हैं कि मेरा नाम कैसे लिया जाएगा इतिहास में। तो आप या कोई भी सक्सेस या फेल्यूर, पहला परिमाण यह है कि इतिहास में आपको रिस्पेक्ट से माना जाएगा या डिसरिस्पेक्ट से, या आप पतन की निशानी हो या उदय की, ये पता चलना चाहिए। तो राहुल जी की लड़ाई जो है
वो भारत के उत्थान की लड़ाई है, अडानी के खिलाफ की लड़ाई। तो इतिहास में हमेशा हमको जीता माना जाएगा, ना कि मोदी को। मैं आपको बताता हूँ, और ये आखिरी सवाल आपसे यही था कि क्यों मैं इसे सक्सेसफुल वाली बात कर, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं कि जो इलेक्शन के नतीजे आए हैं और जो ईवीएम की गड़बड़ी है उस पर हम तो बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ये ऐसे मुद्दे उठाते गए और ये चुनाव हारते गए तो जितने आप कमज़ोर होंगे उतनी आपकी लड़ाई और भी मुश्किल होती जाएगी। ये बात तो सही है ना? वो अकेले लड़ रहे हैं या कोऑर्डिनेशन में लड़ रहे हैं, इसकी वजह से चुनाव की हार नहीं हो रही है। चुनाव की हार चुनाव आयोग की जी पक्षपात और ईवीएम सोल्यूशन भी नहीं है सर। नहीं, उसका सोल्यूशन जनता है। कांग्रेस को जितना जल्दी हो उतना जनता के पास आना चाहिए। सोल्यूशन कोर्ट के पास नहीं है। ये गलत स्ट्रैटेजी है अगर कोई कोर्ट में जाता है तो, क्योंकि कोर्ट ने अपनी जजमेंट पास कर चुका है। वो न्याय नहीं है, वो बस निर्णय है कि वीवीपैट नहीं गिनना चाहिए। ये वो सारी चीज़ें जो इलेक्शन कमीशन ना खाता ना बही, जो इलेक्शन कमीशन कहे वही सही, बस ऐसी चीज़ है। 74 लाख वोट्स बढ़ते हैं एक दिन में, ये बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन उसका ऊपर जो प्रेस नोट आता है उसके ऊपर सिग्नेचर भी नहीं रहता, यानी इतिहास में वो दर्ज नहीं करना चाहता अपना नाम। जैसे राम मंदिर पे जो जजमेंट आया उस पर जज ने अपनी साइन नहीं, हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? क्यों डरे? क्योंकि वो नहीं चाहते थे इतिहास में अपना नाम इस तरह से रहे। तो आप समझिए कि इतिहास एक बहुत बड़ी चीज है और ये इसमें दर्ज हो रहा है। जो मोदी कर रहे हैं, जो शाह कर रहे हैं, जो अडानी कर रहा है, जो राहुल कर रहे हैं, जो पवार कर रहे हैं, सब कुछ। और हम बात कर रहे हैं वो भी, अब तो डिजिटल इतिहास है। तो उस सारा कुछ हो रहा है। और आप ये समझिए कि जनता का वोट अगर अकेले कांग्रेस को, अगर उनको विपक्ष चाहिए तो अकेले कांग्रेस को भी दे सकते हैं। ये समझिए आप, वो पत्थर भी खड़ा करे कांग्रेस से चुन के आएगा। लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो होने चाहिए। और इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने के लिए सबसे बड़ी चीज, दो है अहम चीज, इलेक्शन कमीशन को दंडित करना चाहिए, वो इम्पीचमेंट है। लेकिन संसद ही चलने नहीं दी जा रही है। क्यों? क्योंकि नाभि पे तीर रखा हुआ है राहुल ने, वो अडानी है। तो स्टेप बाय स्टेप से प्रायोरिटी भी पहले अडानी ही आती है। कहीं आप किसी भी तरह से गणित कीजिए, मैंने करके देखा है, आप जब तक अडानी को पसंद नहीं करते तब तक आपका कोई भी लोकतंत्र का रास्ता खुला नहीं होता। लेकिन यही विपक्ष के कुछ लोग जो हैं वो अभी अदालत फिर से देखिए कोई भी सत्ता में होता है, शक्तिमान होता है, तो उनके साथ जो लड़ने वाले हैं उनमें से कुछ लोग फूट कर और या टूट कर उनके साथ मिले हुए रहते हैं। उनका स्लीपर सेल विपक्ष के साथ रहता है। यानी आप मानते नहीं है क्या रेवोल्यूशनरी मूवमेंट होते हैं, उनमें ऐसे कुछ लोग रहते हैं जो मुखबिर रहते हैं। जैसे आज़ादी की लड़ाई के टाइम आरएसएस वाले ब्रिटिशों के मुखबिर रहा करते थे, जो कहते थे हम देश से प्यार करते हैं, लेकिन वो असल में ब्रिटिशों के मुखबिर थे। उन्होंने कई लोगों को पकड़ के दिया। तो मुखबिर तो रहेंगे ही, उनके साथ ही तो रहेंगे इस बाजू में भी। अडानी के लोग सत्ता पक्ष में 100% है और विपक्ष में समझ लीजिए 30-40% है। 30-40%, हाँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जनता अडानी के साथ नहीं है, क्योंकि जनता के साथ जो द्रोह हो रहा है, जो देश का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है और देश की संपत्ति का केंद्रीकरण हो रहा है, उसके जिम्मेदार अडानी और उनके कुछ और साथी हैं, वो हैं। और ये भारत देश की संप्रभुता और जनता की सॉवरेनिटी के खिलाफ है। तो इससे बख्शा नहीं जा सकता। तो कहीं से भी आप गणित कीजिए, आज़ाद करना है आपको, आज़ाद करना है तो आज़ाद कहीं से शुरुआत करेंगे, तो अडानी से ही शुरुआत करनी पड़ेगा। बिल्कुल। तो दर्शकों, हमने इंडिया गठबंधन में जो भी मुद्दे चल रहे हैं उससे बातचीत की और उसमें किस तरह से अडानी का मुद्दा आता है वो आपने बहुत अच्छी तरीके से सर समझाया। और इसलिए इसका शीर्षक भी हमने ऐसे ही रखा है कि इंडिया गठबंधन के बीच के अडानी के मुद्दे को लेकर मतभेद हो सकते हैं। उस पर हमने अलग अलग तरीके से बात की। आप चुनाव के नतीजों के तरीके को देख लें, या फिर राजू सर आप ये जो कोर्ट में जा रहे हैं उसे भी आप सही नहीं मानते? नहीं, ये स्ट्रैटेजिकली कोर्ट में जाना यानी पर्पसफुली रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। पर्पसफुली रॉन्ग स्ट्रेटजी। अब पवार साहब, केजरीवाल, ये लोग जो अगर कोर्ट में जाते हैं तो उनको मालूम है कि कोर्ट में ये एंटरटेन नहीं करेंगे। ये पिटारा कैसे खुलेगा? इलेक्शन कमीशन ने जो पहले कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि गिनती होनी चाहिए, पैसे भरो आप, और जो चाहता है उसके इतने मतगणना होगी। ये इलेक्शन कमीशन उसका मॉक पोल कर रहा है, रियल गिनती नहीं कर रहा है। तो उसके खिलाफ पहले इलेक्शन कमीशन का ही जवाब लेना चाहिए, साइन सिग्नेचर के साथ, जो राजीव कुमार साहब का ये आदेश है या किसका आदेश है, और वो बार बार लेना चाहिए। फिर उसका पूरा एक
क्रोनोलॉजी है, वो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि वो स्ट्रैटेजी है। तो उसके बाद कोर्ट में जाना चाहिए, तो कोर्ट को कोई विकल्प ना रहे, और उसके बाद भी कोर्ट अगर विकल्प ना रहने के बाद भी झूठ निर्णय देता है तो आपको पता चलेगा कि अब जनता का टाइम आ गया। सही बात है, बिल्कुल। तो दर्शकों देखिए, तमाम मुद्दे हैं, ईवीएम के मुद्दे को लेकर विपक्ष में मतभेद हैं, विपक्ष को कौन लीड करे उसे लेकर कई सारे सवाल आते हैं, और इस सबके बीच में अदानी से जुड़े हुए कई मुद्दे हैं। इसी पर आज ये चर्चा की है। देखिए, चुनाव आ रहे हैं, चुनाव जा रहे हैं, महाराष्ट्र का भी चुनाव हुआ। अदानी मुझे लगता है कि ऐसा मुद्दा है जिस पर हम लगातार पहले दिन से, जब से ये चैनल बना है, राजू सर के साथ बातचीत करते आए हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स करते आए हैं, और उसे एक महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हैं। क्या विपक्ष इस मुद्दे को अंजाम तक ले जा पाएगा? क्या जिस तरह से देश और दुनिया में इसका नाम सामने आ रहा है, तमाम मुद्दे सामने आ रहे हैं, क्या वैसे ही कुछ महाराष्ट्र सहित देश भर में भी देखने मिलेगा? क्योंकि हम महाराष्ट्र से तो बार बार महाराष्ट्र ही जबान पर आता है, लेकिन क्या देश भर में ये और महाराष्ट्र में दिखेगा? बिल्कुल, क्या राष्ट्र और महाराष्ट्र दोनों जगह पर इसका असर दिखेगा? और क्या विपक्ष इस पूरे लड़ाई में साथ में रहेगा या नहीं? इस तमाम मुद्दे पर हमने चर्चा की। राजू सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय दिया और आपने अच्छी तरीके से समझाया कि राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, बार बार इसी मुद्दे पर क्यों फोकस कर रहे हैं, और क्यों एक तरीके से उन्हें लेकर एक ऐसी छवि बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये मुद्दा नहीं चलता और कांग्रेस कमज़ोर हो रही है और चुनाव हार रही है। तो इसी पर एक तरीके से हमने आपको भी एक तरीके से समझाने की कोशिश की है राजू सर के ज़रिए कि क्यों इस तरह की छवि बनाई जा रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, हो सके तो इसे वायरल करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी पता चले कि हम कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिस पर बात कर रहे हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लें। आप में से कई लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करने पर आपको हर एक वीडियो की जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजू सर, और ये वादा रहा दर्शकों से कि और भी आपके साथ वीडियोज़ लगातार अलग अलग मुद्दों पर हम करते आए हैं, और यकीन मानिए आपको तमाम जितने भी रिपोर्ट्स और बातचीत है वो एक से एक बेहतरीन है। यह आपको खुद पसंद आएगा, आप लगातार पसंद करते रहें, उसके लिए शुक्रिया। फिलहाल हम दोनों की तरफ से इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।